चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी टेन एक्स बटा डी एक्स माइनस डी डी एक्स लिखा जाएगा। फॉर्मूला बोलिए इसका, सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला सामने रखिए और बोलते जाइए। माइनस एक और माइनस आ गया तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, आंसर कितना लोग आया है। एक दूसरा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अच्छा एक और तरीका है, आप डी नहीं भी लिखिएगा और फॉर्मूला खाली लिख दीजिएगा तो भी सही है। जैसे मान लो हमको डी नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, तो माथा पर कई गो लड्डू है, कम है तो 9 नीचे एगो कम कर दो 8 हो गया डिफरेंशिएशन। माइनस ऊपर का एगो है 3 नीचे आया तो 3 गुना 6 एक्स के पावर एगो कम कर देना है। इसका सूत्र बताना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो कि इसमें एक डी लगा है cos x, ये हो गया, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। माइनस cos स्क्वायर एक्स है ना, जिसका फॉर्मूला नहीं हो तो उसमें डी लगा के लिखते हैं। डी क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स अब बटा, नहीं ऐसे नहीं। अब यहाँ एक बड़ा अच्छा चीज सीखना है, अगर पावर आ गया तो उस फॉर्मूला को लिखना है। जैसे पावर वाला है ना, तो पहले फॉर्मूला पर जाओ, डी एक्स का पावर एन अब बटा में बराबर क्या होता है। अब इस फॉर्मूला को बढ़िया से एक समझो एकदम, इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ x है यहाँ, तो यहाँ भी x है। मैं इसी पैटर्न पे कुछ और चीज लिखूँ, जैसे मान लो कि x के जगह पे मैंने z लिख दिया पावर n, तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बोलो क्या होगा, m z n माइनस। क्लियर हुआ। अच्छा मान लो ये z नहीं, यहाँ राम लिख दिए और पावर n, तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, राम लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, n राम। समझ में आया। अच्छा अब मैं मान लो कि cos लिख रहा हूँ और पावर है n और यहाँ x, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, cos x लिखना पड़ेगा, क्योंकि cos x का पावर क्या है n। समझ में आया। इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो आप देखिए पावर है ना, तो इस पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो नीचे क्या लिखा है, cos x कम है, तब जा करके इस पर वो पावर वाला लड्डू वाला फॉर्मूला लगे। बात बुझा गया। लेकिन दुख की बात यह है कि डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, तो हर हालत में नीचे x जरूर होना चाहिए, बट यहाँ नीचे क्या है cos x। तो इस दुख को दूर कैसे करेंगे समझिए। क्या कीजिए कि गुना लिखकर इसी को ऊपर उतार दीजिए, डी cos x लिख दिए। इससे क्या होगा कि हई कट के मर गया। समझ में आया। और यहाँ पर आप फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए, cos x है तो नीचे क्या लिखा जाएगा dx लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर जैसे आप याद कीजिए फॉर्मूला में क्या होता है, डी cos x बटा dx होता है। तो फॉर्मूला पे आ गया। अब इंडिविजुअली अब यहाँ पे ठीक से देखो कि ये चीज और ये चीज ये हमको निकालना था। एक्चुअल में क्वेश्चन में यही था कि cos स्क्वायर x के नीचे क्या लगा है, लेकिन अगर ऐसा मैं कर देता तो फॉर्मूला पे नहीं आता। बात बुझाया। सवाल वाला पूछ रहा है x के सापेक्ष, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था x, लेकिन अगर x लिखते तो कोई फॉर्मूला नहीं आता, इसलिए हम अपना से बुद्धि लगा के cos x लिख दिए। और देखा जाए तो x इसके नीचे भी है और ये फॉर्मूला पे भी है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करके हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब बड़े आराम से बन जाएगा। ये उतार लीजिए 9x का पावर 8, क्योंकि तो हो चुका है, प्लस cos x। अब यहाँ ऊपर कितना है 2, तो नीचे आ गया 2, cos के पावर 2 से एगो कम हो जाएगा, तो खाली क्या हो जाएगा cos। इसका फॉर्मूला पर है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तो प्लस, तो 9x का पावर 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस cos x प्लस 2 cos x इंटू साइन x, आंसर हो जाएगा।
आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन यही ना है, तो इसमें यूवी का नियम लगेगा, तो इसमें लिखना ही पड़ता है यूवी का नियम। यूवी है ना, बोलो क्या लिखोगे यूवी के नियम पर? 11 नंबर फॉर्मूला, तो साइन एक्स छोड़ दिया, फिर डी लॉग एक्स बटा प्लस है, फिर हाँ, फिर हाँ गुड। अब बोलो, बोलो सर। इसमें सोचना क्या है, इसमें डी नहीं लगा तो ऐसा ही उतरेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपका होगा लास्ट में इनटू में 1/x प्लस लॉग एक्स cos x। ये आंसर हो गया। चाहो तो इसको इतना ही लिख सकते हो या गुना भी करके लिख सकते हो। कैसे? तो sin x में 1 से गुना हो गया प्लस cos x में log से, तो cos x पहले लिख लो और बाद में log x आंसर। चलो dy by dx, फिर से कौन सा नियम? यूवी वाला, गुना वाला नियम। बोलो क्या लिखें? डी साइन हाँ प्लस sin x डी रूट x by dx हो गया। रूट एक्स ऐसे ही उतर गया, इसका cos x प्लस sin x, इसका 1/2 रूट अंडर x 2 रूट अंडर एक्स आंसर हो गया। चाहो तो इसे आगे बना सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। मेन है डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए, dy by dx। इसको डायरेक्ट बना सकते हो, मतलब बिना डी लिखे हुए। जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट करे, इनडायरेक्ट आना है इनडायरेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। हमको मेन आउटपुट से मतलब, मेरा आउटपुट सही होना चाहिए। ठीक, देखो कै गो है, तो 5 3 एगो कम कर दो, भाई बताओ माइनस इसका खाली 10 x गायब, 4 का 14 का 0 0 आंसर हो गया। इतना में आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा दीजिए, समाकलन इंटीग्रेशन। बचपन में जब हम लोग छोटे थे, बचपन में सब कोई छोटा ही होता है, तो उस समय हम लोग की दादी एक कहानी सुनाते थे, सांप और नेवला की कहानी। सांप और नेवला की कहानी में, सांप और नेवला में जब लड़ाई होता है और अगर सांप हार गया तो नेवला क्या करती है कि सांप को टुकड़ा टुकड़ा काट देती है, पीस पीस कर देगी। और हमारी दादी कहती थी कि नेवला जो है उसके अंदर इतना शक्ति होता है, इतना शक्ति कि वो फिर इसको जोड़ सकती है टुकड़ा। समझ में आया? तो जब वो टुकड़ा टुकड़ा करती है तो हमारे गणित की भाषा में उसको डिफरेंशिएशन कहें, अवकलन। और जब वो जोड़ती है तो उसे समाकलन। समझ में आया? तो इस तरह से आप एक थोड़ा सा मोटा मोटी समझ गए होंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। छोटा छोटा टुकड़ा करना अवकलन हो गया, और उसको फिर इकट्ठा करना जोड़। जैसे हम मान लीजिए कि हम एक कागज दिया, तुम्हारा खीस बार फाड़ के फेंक दिया लीजिए, तो हम कहें कि देखो हमको खीस पड़ गया, अब मेरा जो कागज फाड़े हो उसको जैसे था वैसे करके दो। ठीक है, तो क्या करोगे तुम? नया पेज दोगे? तो हम कहेंगे ना, हमारे उसे पेज है सेम टू सेम। अब वही जो फाड़ के फेंका है वही, तब उसको चिपकाओगे, बढ़िया से चिपका के तब दोगे, तब हम खुश होखेंगे, और नहीं तो मारत मारत। तो बोलो मुश्किल काम क्या है, भागना या जोड़ना? गुड। वैसे ये भी है, डिफरेंशिएशन तो आसान था पर इंटीग्रेशन थोड़ा सा भारी हो जाता है। जैसे आपसे हम बोले x का पावर 9,
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 9x का पावर 8 9x का पावर हो गया। अब पूछा जाए कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है, तो आपने इसको तोड़ा, x के पावर 9 है तो ये छोटा हो गया, समझ में आया, इसका वैल्यू छोटा हो गया, तो ये आपने तोड़ने का काम किया। मैं कहूँ कि एक बार और तोड़ो तो क्या कहोगे? 9 8 72 एक से और छोटा कर दिए। पता है जब इसको तोड़ते जाओगे लास्ट में जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे x के पावर 4 तोड़ो, मतलब डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन करो 12x का पावर 2 और तोड़ो 24x का पावर 24, फिर 24 फिर 0 हो गया ना, आ गया जीरो पे। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फंक्शन टूटते चले जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इंटीग्रेशन ठीक इसके उल्टा होता है, जैसे x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन मैंने बोला कि 4x के पावर क्यूब। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा क्या करें इसमें कि x का पावर 4 आ जाए, इसमें ऐसा क्या करें? तो पहला काम, इसको अगर लाना है तो इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो ऐसा तब कर सकते हैं जब x के पावर 3 है तब उसमें 1 जोड़ दें। बात बुझाया? यहाँ बगल में 4 है ना, चीज तो यही है, खाली x के पावर 3 में 1 जोड़ दें और जितना पावर है उसी से भाग दे दें, तो 4 4 कट जाएगा और x का पावर क्या आ जाएगा? 4। तो इस प्रोसेस को कहेंगे समाकलन। जैसे आपने अभी अभी सीखा, फॉर्मूला में पढ़े हो dx के पावर n बाई dx बराबर nx का पावर n माइनस 1। अब मैं कहूँ कि समाकलन में क्या पढ़े और डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े, दोनों में फर्क देखो, दोनों उल्टा है। अवकलन की उल्टी प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो पावर क्या है, एगो कम हुआ है, पावर एगो कम हुआ है तो पावर एगो बढ़ेगा, x के पावर n में एगो जुट जाएगा, उल्टा हो गया। इसमें पावर से पहले गुना हुआ है ना, तो यहाँ पे जितना पावर बढ़ाए हैं उससे क्या करना होगा? हाँ, अब हम ये गलत बोल रहे हैं या सही चेक कर सकते हैं। पहले एक डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे आप अपने मन से कोई सवाल चुनिए, जैसे x का पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। डिफरेंशिएशन 9x का पावर 8 हो गया। अब आपसे हम कह रहे हैं इसको यहाँ लिखिए 9x के पावर 8 और इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का नियम, जितना सवाल है उसमें एक वो पावर बढ़ाइए, पहले पावर बढ़ाइए, 8 में 1 जोड़ दिए, आप उसी 8 प्लस 1 को यानी 9 को नीचे लिखिए, 9 9 कट गया तो x का पावर, देखिए वही चीज आया, तो नियम हम समझ गए। अब इसको हम एक संकेत से दिखाते हैं, वो संकेत आपके लिए पहली बार होगा, नया चीज है और संकेत बनाने में दिक्कत हो सकता है, तो देखिएगा संकेत कैसे देते हैं। जिसका भी इंटीग्रेशन करना है, जिसका भी इस तरह से और dx के बीच में लिखना है, ऐसे सांप जैसा चिन्ह बनाना है। और मान लो कि हम आपसे बोल दिए x के पावर 9 का इंटीग्रेशन करना है, तो ये बीच में लिखा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, पावर 9 है तो एक बढ़ा के नीचे 10 लिख देंगे, हो गए। लेकिन इसमें एक और चीज लिखना है c मीन्स कांस्टेंट। अब मन में प्रश्न आया कि सर c क्यों, कुछ और क्यों नहीं? अच्छा है, लिखवे काहे करेंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। तो इसका भी जवाब सुनिए ध्यान से, देखते जाइए। मान लो हम तुमको एक सवाल दे रहे हैं y बराबर x के पावर 5 प्लस 100, ये एक डिफरेंशिएशन का सवाल है। एक और सवाल दे रहे हैं y बराबर x के पावर 5, ठीक है। अब आप हमें इसका dy बाई dx बताइए। 5x का पावर 4 अब प्लस में 0, 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका dy बाई dx बताइए। 5x का पावर 4 हो गया।
अब उल्टा करते हैं। अगर आपसे हम कहें कि इसका इंटीग्रेशन करना है तब 5x के पावर 4 dx, ऐसा ही ना चिन्ह दिया जाता है। इंटीग्रल इसको बोलते हैं, इंटीग्रल 5x टू द पावर 4 इंटू dx। अब नियम क्या है, जितना पावर है एक बढ़ा दो, 4 1 5 कर सकते हैं सीधे, और नीचे 5 कट गया, कितना आया? सवाल तो दो गो था, एगो था y x के पावर 5 प्लस 100, एगो केवल क्या था x के पावर 5, तो x का पावर 5 तो आया, क्या नहीं आया? 100 नहीं आया, यानी इंटीग्रेशन अधूरा है। ये हम जब इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का तो बाद में कांस्टेंट है कि नहीं है इसके बारे में ये नहीं बताता। समझ में आया? हम इंटीग्रेशन कर भी दें तो हमें क्या मालूम कि यहाँ 100 था कि 9 था। समझ में आया? तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट था, अगर कुछ नहीं था तो 0 था, तो 0 भी एक कांस्टेंट माना गया। तो इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम प्लस में एगो c या k या d m n कुछ भी एक कांस्टेंट लिख देते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई कोई कांस्टेंट हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्यों c लिखते हैं? इसी वजह से इस समाकलन का नाम रख दिया गया अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बोलिए क्लियर हो गया? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ गया? अब सुनिए, जब हम इसके और गहराई में गए तो एक राज का बात पता चला। इसके गहराई में जब हम गए तो देखे क्या कि ये इतना अच्छा चीज है कि अगर आप किसी चीज का फॉर्मूला में क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं जानते हो तो ये डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल के दे देता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक रेखा है x माइनस वाई बराबर 2, ये एक रेखा है। क्या आप 10 क्लास में पढ़े हैं? ये वो रेखा हो गया। मैं आपसे कहा कि चलो इसका ग्राफ खींचना है, तो कैसे ग्राफ खींचोगे? बोलो, x माइनस वाई है तो प्लस 2 इधर आ गया, इधर y आ गया, तो y बराबर x माइनस 2। देखना यहाँ से जो पढ़ाई हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इंटरेस्टिंग चीज यहीं से शुरू होता है कि आखिर इंटीग्रेशन हम पढ़ते किस लिए, उसी का यूज अब देखने जा रहे हैं। देखो, अब तुमसे हम कहें 10 क्लास का जो पढ़े हो वो भी सब काम में आएगा, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए ऐसे एक बॉक्स देते हो, इसमें x y लिखते हो, चलो नंबर भरो कोई, जैसे 0 भर दो तो -2 आ जाएगा, x की जगह पे 0 तो y का मान -2, और कोई नंबर बोलो, 2 रख दें तो क्या आ जाएगा? ठीक है, अब इसको हम दर्शाते हैं अक्ष पर। ठीक है, देखना बढ़िया से, ये आप देखिए एकदम मजा आ जाएगा जानने के बाद। अगर जान लोगे तो इतना अच्छा चीज आप सीख रहे हैं, इसका जवाब है ये। देखिए हमने ये अक्ष खींच दिया, मुझे लाना है 2, तो 2 हमको x अक्ष पर इधर मिल जाएगा, y अक्ष पे -2 चाहिए तो थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा। आइए कट कर देते हैं, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1 -2 1 2 3, ऐसे करके लिख सकते हैं। आइए इधर भी कर सकते हैं, -1 हमारे पास पॉइंट कौन सा है? 0 -2, 0 -2 मतलब ये वाला पॉइंट। क्या ये समझ में आया? अच्छा, इसके बाद ये वाला पॉइंट। अब हमारा ग्राफ होने वाला है इसके, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ से ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ से कहीं भी एक पॉइंट आप लीजिए, मैंने कहीं भी उंगली रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी उंगली को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो इस जगह से आप जैसे ही
x अक्ष पर आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मिलेगा, कोई ना कोई नंबर जरूर मिलेगा, वो 4 हो 5 हो क्या फर्क पड़ता है। मान लो हम 3 के सामने रख रहे हैं, यहाँ मिल गया, और यहाँ 2 पर प्रतिच्छेद हुआ है, तो 2 पर जब प्रतिच्छेद हुआ है तो 2 से लेके 3 तक में एक त्रिभुज रेखा के द्वारा बना है, ये बना है। अब हम आपसे कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 2 से लेके कहाँ तक, 3 तक। चाहे तो 4 तक भी ले सकते हो, मान लो हम यहाँ सामने 4 पर ही मिला दिए। अब हम 2 से लेके 4 तक में त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना हो, ये आप निकालना चाहते हैं। तो इस 2 को ना, 2 को लोअर लिमिट बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आया? और 4 को निकालना है, 4 तक चाहिए, तो इसको अपर या हायर कहेंगे, हायर लिमिट। आया समझ में? लोअर लिमिट, हायर लिमिट। ये क्लियर हुआ? आपको जहां से जहां निकालना है। अब क्या करना है कि इस वैल्यू को इंटीग्रेशन करने के बाद डालना है, ठीक है। हमारे पास x माइनस 2 है ना y के बराबर, तो मैं ऐसे इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया, फिर x माइनस 2 लिख लिया, dx लिख लिया, और जो लिमिट है ना, लिमिट 2 और 4, तो 2 को आपको नीचे लिखना है इसके पूंछ के पास, समझ में आया? और यहाँ क्या लिखना है, 4। ये हमारा इंटीग्रेशन जो होगा वो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में हमारा क्या था, ऊपर 4 था, यहाँ 2 था, यहाँ x माइनस 2 था, ये था। अब नियम वही है, पहले वाला है। आपको क्या करना है, जितना पावर है एगो बढ़ा देना है। तो x का पावर 1 है तो बढ़ा के 2 कर दिए, और नीचे बोलिए 2 से भाग दीजिएगा, माइनस है तो माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको 2 तरीका से सोच सकते हो। 2 है तो सीधे 2x लिख दो, इंटीग्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि आप पढ़े थे कि अगर 2x का डिफरेंशिएशन मुझसे कोई पूछे तो 2 बोलते हैं, 4x का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो 4 बोलते हैं, तो 2 का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो क्या करें, 2x, क्योंकि समाकलन उल्टा होता है अवकलन। ऐसे सोच सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि किसी नंबर का इंटीग्रेशन करना हो तो उसके बगल में x का पावर 0 छिपा हुआ रहता है, तो 2 बगल में x का पावर 0 छिपा हुआ है। फिर नियम क्या है, जितना पावर है वो बढ़ा दो, तो 0 में 1 बढ़ा दोगे तो बोलो 1 ही ना होगा, आप फिर 1 से भाग भी देंगे तो 2x ही ना आएगा। तो दोनों तरीका समझ में आ गया। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2x। और आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो आपको करना क्या है कि यहाँ एक ब्रैकेट लगाना है, बड़ा वाला ब्रैकेट, और राइट साइड में जो ये चिन्ह दिए हैं इसके कॉर्नर पे ये 4 लिख देना है, लोअर हायर लिमिट, और ये वाला 2 यहाँ लिख देना है। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जहां जहां x ये हायर लिमिट वाला वैल्यू रख देना है। जैसे ब्रैकेट x के जगह पे 4 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 गुना 4। क्या ये समझ में आया? यहाँ x के जगह पे 4, यहाँ x के जगह पे भी 4, बाकी जैसे कहते हैं ऐसे। फिर आपको माइनस करना है और फिर से वही चीज लिखना है, लेकिन x के जगह पे क्या रखना चाहिए, 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 गुना 2। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 बटा 2 बराबर 8, माइनस 8, फिर माइनस 2 दूना 4 बटा 2, तो 2 आएगा, माइनस 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 2 दूना 4, ये 8 8 तो कट गया, 4 से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो गया। ये आंसर हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो आपको किसी रेखा के द्वारा एक अक्ष पर अगर कट हो रहा है या एक अक्ष और रेखा के बीच का एरिया निकालना हो किसी नंबर से किसी नंबर तक, ठीक है, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में जो पहला वैल्यू छोटा होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगा, और जो दूसरा होगा वो हायर लिमिट, और इससे किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल निकल जाता है।
मजेदार बात यह है कि जब आप ये इंटीग्रेशन कर रहे हो 10 क्लास में पढ़े हुए कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है, इस टाइप का। समझ में आया? यहाँ पे आके लोग फंस जाते हैं। अब तुमसे हम कह दे कि ये कोई परवलय है और इस परवलय का कोई समीकरण है x² + 2x + 3, ये परवलय हो गया। अब आपसे बोल दिया जाए कि चलो यहाँ से लेके यहाँ तक का है क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, ना ही त्रिभुज है ना चतुर्भुज है, कौन फॉर्मूला है? मान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम लंब 1/2 गुने आधार गुने से हम लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन इसमें कौन फॉर्मूला लगा हो? इसमें ना लंब है ना आधार है, ना ही ये त्रिभुज है ना ही चतुर्भुज है, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। तब उस कंडीशन में इंटीग्रेशन का नियम काम में आता है। ये सबसे बड़ी हम लोग का अचीवमेंट है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक का खाली नंबर पता होना चाहिए, कौन नंबर से कौन नंबर चाहिए। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो इंटीग्रेशन 1 से 9 तक करेंगे, फटाक से आंसर निकल जाएगा। समझ में आया? तो प्रायः जैसे ही किसी समीकरण में जो घात होता है वो 1 से ज्यादा होता है तो उसका ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। यहाँ तक कि sin x का भी ग्राफ आपको हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में, तो इसका ग्राफ ऐसा का मिलेगा, साइनोडल, मतलब सांप के जैसा। और इसका एरिया निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हमारा सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट है कि इंटीग्रेशन के थ्रू हम किसी भी वक्र का द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको एक नंबर प्राप्त हो रहा है, एक रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो इसे कौन सा समाकलन बोलना चाहिए? निश्चित या अनिश्चित? निश्चित। तो समाकलन कितने तरह का हो गया? 2 तरह का हो गया। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। परिभाषा पहले लिख लीजिए समाकलन का, हेडिंग दीजिए। बोले हो गया? बोले लिखिए। अवकलन की उल्टी प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। 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 इसे संकेत और इस तरह का संकेत दे करके और लिख दीजिएगा इसको नीचे, इंटीग्रल। इसे संकेत देकर इसका नाम नीचे लिख लीजिएगा, इंटीग्रल से व्यक्त करते हैं, जिस फलन का समाकलन करना होता है, जिस फलन का समाकलन करना होता है जिस फलन का समाकलन करना होता है उसे इंटीग्रल और dx के बीच में लिखते हैं। इंटीग्रल और dx के बीच में लिखते हैं। इंटीग्रल का चिन्ह जब भी इंटीग्रल बोलेंगे ऐसे चिन्ह दे देना। जिस फलन का समाकलन करना होता है, जिस फलन का समाकलन करना होता है उसे इंटीग्रल और dx के बीच में लिखते हैं। हो गया? अब आप इस तरह का एक टेबल ऐसे बना लीजिए, समाकलन लिख करके। ऐसे समाकलन कितने तरह का होता है
दो तरह का, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है अनिश्चित, ऐसे बना लीजिए नीचे अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये लिखने के बाद हेडिंग में लिखना है अनिश्चित समाकलन। हाँ, अनिश्चित समाकलन लिख करके डैश दे दीजिए चाहे भी बोले। इस समाकलन में सीमा नहीं होता है, इस समाकलन में सीमा नहीं होता है, और समाकलन करने के बाद अचर राशि, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कांस्टेंट, समाकलन करने के बाद अचर राशि ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कांस्टेंट, अचर राशि योग के रूप में जैसे सी के आदि लिख दिया जाता है, सी कॉमा के आदि लिख दिया जाता है। हो गया। अब आप नीचे यहाँ पर देखिए बढ़िया से, यहाँ देखिए बोर्ड पे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा x का पावर n dx, तो मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है, x के पावर n का। तो नियम इसमें अभी पढ़े हम लोग, जितना पावर है एगो बढ़ा देंगे, अब उसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। योग के रूप में वो कांस्टेंट c क्या कर देना है, लिख देना है। अब आपसे जो पूछ रहे हैं बताते जाइएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो निकाल लीजिए, परफेक्ट फॉर्मूला। अब आपको उल्टा बोलना है, सीधा लिखे हो लेकिन बोलना उल्टा है। फॉर्मूला है ना लिस्ट, बोलिए। पहले आपने किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा लिखा है, साइन का, लिखे हो ना, डी साइन x बाई डी एक्स बराबर क्या है, cos x। तो इसका उल्टा बोलो क्या होगा, इंटीग्रल cos x dx बराबर नहीं, sin x प्लस c, डी नहीं लिखाएगा, वो तो संकेत था ना डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c। बोलो बुझाया। चलो तो तीसरा बोलो तो अपना से। देखो जब भी माइनस है ना, तो माइनस हमेशा आउटपुट में ही बोलना है, माइनस को छोड़ के बोलना है, ठीक है। और जब माइनस लगाना होगा तो किधर लगाएंगे, बराबर के इधर। चलो बोलो, sin x dx बराबर माइनस छोड़े थे तो वो लगाना होगा ना, तो माइनस cos x प्लस c, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देख के बताओ 4 नंबर में इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर बोलो tan x प्लस c, कांस्टेंट यानी c हो जाएगा, या k भी लिख सकते हो। बोलो 5 नंबर, cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइए, sec x into tan x dx बराबर sec x, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 7 नंबर बताइए,
एंड cosec x into cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस c। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ ना एक कंफ्यूजन होता है जो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी कभी x का पावर माइनस एक लिख देता है, तो इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। x का पावर माइनस एक बोलने का मतलब हुआ 1/x। समझ में आया? तो ये कंफ्यूज मत होना कभी भी। x का पावर -1 रहे तो n के फॉर्मूला पर नहीं जाएगा, वो हमेशा इसका क्या लिखाएगा? लॉग मोड ऑफ x प्लस c। ठीक है, यहाँ मोड लगा दीजिएगा लॉग जब आएगा। मोड में सब तो समझ ही रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक, आगे बोलिए। 1/2 रूट एक्स है ना, तो कांस्टेंट को इधर भेज के बोलिए। जैसे कांस्टेंट आपका कौन है? 2, 1/2। तो तिरछा गुना होगा तो क्या होगा? जैसे मैंने 1/2 रूट एक्स है बोले है ना, हम खाली यहाँ रूट एक्स लिख रहे हैं और dx लिख रहे हैं, तो यहाँ का 2 इधर आएगा तो गुने ना लिखाएगा 2, और उसके बाद बोलो रूट एक्स प्लस में c। आया समझ में? 1/√x dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस c। ठीक, नेक्स्ट। 1 है तो 1 को नहीं भी लिखोगे, खाली dx लिख दो, इंटीग्रल लिख दो ऐसे सटाकर, तो इसका मतलब यहाँ अंदर क्या छिपा हुआ है? 1। तो बोलो क्या होगा? हाँ, x प्लस c होगा, x प्लस c। अगर इंटीग्रल रहे dx तो लिखे क्या होगा? ये लिखे होना चाहिए dx/dx बराबर 1 लिखे होना, तो इसका ना डिफरेंशिएशन हुआ है, और जो होता है उसी को ना यहाँ लिखते हैं। अब प्लस में आपको c लिखना होता है, तो अब एक का इंटीग्रेशन कोई पूछा तब ऐसे एक कोई थोड़ी लिखेगा। समझ में आया? यहाँ पर dx के बगल में ऑलरेडी क्या छिपा हुआ है? एक। अब ऐसे भी मान लो कोई 5 का ही पूछ दे, तो 5 कांस्टेंट है इसलिए 5 बाहर लिखाएगा और खाली dx लिखाएगा। समझ में आया? और इसका इंटीग्रेशन 5, और यहाँ बगल में क्या छिपा हुआ है? 1, तो x प्लस c। आया समझ में? अब बोलो 6 का इंटीग्रेशन 6 हो जाएगा, 7 का इंटीग्रेशन 7x और 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला इंटीग्रल dx रहेगा तो क्या लिखना है? x प्लस c। और है 11 को गुणा करनी है, उसका नहीं होगा। अब 12 वो भी नहीं है, इतना ही काफी है, आप लिख लीजिए। समझ में आ गया? चलिए, इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अनिश्चित समाकलन का डेफिनेशन हो गया ना, उसके नीचे आप यहाँ से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल पहला, इंटीग्रल x टू द पावर 4 माइनस 9x प्लस 1/x dx। चलो बहादुर सर बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बहुत आसान है। कितना पावर है? तो बढ़ा दो, नीचे 5 लिख दो, हो गया 9 2/2 प्लस फॉर्मूला देख लो, अभी जो लिखे हो वो देख लो। हाँ, लॉग मोड ऑफ x प्लस c। आंसर हो गया, बस करने आ जाएगा। एगो दे बना देगा सर, ठीक है, छाप होता है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रल 3x² प्लस sin x माइनस 1/x माइनस 5x टू द पावर -2। फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन वाला देख के बनाना है, तुम लोग डिफरेंशिएशन निकाल के बैठे हो। ठीक है, देखो बहुत लोग ऐसा गलती किया है। इस बेचारे 3 को कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पावर में ही छेड़छाड़ करना है। पावर 2 है तो 1 बढ़ा दो, 3 हो गया, 2 बढ़ा के 3,
नीचे 3 लिख दिया, हो गया। फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स लिख लो। फिर माइनस 1/x का क्या होता है? लॉग मोड ऑफ एक्स। यहाँ पे -5 ज्यों करते हो, x का पावर -2 में 1 बढ़ाओ तो -1 और नीचे भी -1 प्लस। अब काटने वाला काटो, 3 से 3 कटेगा, माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, तो फाइनल आंसर x³ माइनस कॉस एक्स माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 5। पावर को माइनस से प्लस कैसे करते हैं? नीचे लिखकर, तो पावर -1 है तो नीचे आके प्लस x हो जाएगा, प्लस c आंसर। अगर आप ऐसा ही छोड़ दिए तो भी सही है, ठीक। आया समझ में? एक और दें, लिखिए अगला टराई बॉल देखिए 3 नंबर। x -2 का होल स्क्वायर dx आ गया ना? कि और चलेगा? एक और देखो, सबसे पहले तो a - b के होल स्क्वायर पर करो, तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? फिर -2ab, तो 2ab, तो 2 दूना। देखो ये इंटीग्रल का चिन्ह इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी फॉर्मूला नहीं लगाए, लगाएंगे तो ये चिन्ह गायब हो जाएगा। ये बात बुझाया? अब फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, कितना पावर है? तो बढ़ा दो 3 और नीचे भी 3। कोई भी कांस्टेंट रहे उसमें x लगा देना है, कोई भी कांस्टेंट रहे x, तो 4 है तो 4 में क्या लगा? इसका पावर 1 है तो बढ़ा के 2, नीचे भी 2, प्लस में c, तो 2 दूना 4 कट गया, तो x³/3 प्लस 4x - 2x स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। बोलो क्लियर हो गया? एगो और दे कि दूसरा बताएं? और दूसरा बता दीजिए। दूसरा तो घर पर बनाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि उसका चेक करने का कोई अब दूसरा टाइम नहीं, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। घर बनाने के लिए देंगे, अपना घर पे ही बना कर अपना घर पे ही देख लेना, ठीक है? वो वेरीफाई करा लेना कभी, क्योंकि ये तो अब खत्म होने जा रहा है। कब? जब हम फ्री रहेंगे तब, जब फ्री अगले संडे को चेक करा लेना, ठीक है? तो ये होमवर्क इसके बेस पे दे देंगे। अब आते हैं निश्चित समाकलन पर। हेडिंग डालिए निश्चित, अंतिम निश्चित समाकलन। इसमें कुछ नहीं, एक फॉर्मूला लिख लेना है बस। अभी अभी जो बताए हैं देख के बताओ, तुम ही लोग बताओ। इंटीग्रल में नीचे क्या रहता है? मान लो उसको हम a मान लिए, तो a को हम लोग कौन सा लिमिट बोलेंगे? लोअर लिमिट। ऊपर b मान लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हायर लिमिट। हायर लिमिट को और क्या बोल सकते हैं? अपर लिमिट। यहाँ पर एगो क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? fx, कोई फंक्शन रहेगा और इसे हमेशा dx और इंटीग्रल के बीच लिखा जाएगा। अब बताओ इसका समाकलन करेंगे तो कोई नया फंक्शन आएगा, उस नए फंक्शन को f मत मानो, बाकी कुछ भी मान सकते हो। तो f की जगह पर थोड़ा देर के लिए उसको क्या मान ले रहे हैं? g। तो ये हमारा मान लो कि fx के इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया? gx, कोई नया चीज आया। तो इस नए चीज को बड़े ब्रैकेट से घेरते हैं, घेरने के बाद क्या करते हैं? यहाँ कॉर्नर पर b और यहाँ पर a, फिर क्या करते हैं? ब्रैकेट दे करके इसी फंक्शन को नोट करते हैं और इस x के जगह पर क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट यानी कि b, और उसके बाद फिर माइनस लिख करके इसी फंक्शन में लोअर लिमिट यानी a पुट करते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। समझ में आ गया? चलो अब इस पर एक सवाल देख लो, तब एक सवाल देंगे अभी बनाने के लिए, फिर क्लास ओवर। समझ में आया? आइए देखते हैं क्या चीज बोला लो, हम कुछ चलाइयो के मार देवे। देखो देखो
समझे? मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 4 और यहाँ कोई क्वेश्चन है जैसे कि x -1 dx या 2x -1, इस टाइप का क्वेश्चन है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है। ये रहा, आपको नियम वही लगाना है जो आप पढ़े हैं, इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बताओ क्या करोगे? पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना पावर है? तो बढ़ाओ 2 और नीचे भी 1 का 1x मतलब ऐसे लिख दें, हो गया। अब क्या करेंगे? 2 से 2 काट दें, ब्रैकेट। अब यहाँ 4 नीचे 2, अब तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? ब्रैकेट और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट -2, हो गया। 4 चौक 16, 16 - 4 -4, माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना होगा? 16 और 2, 18 में से 8 घट गया, 10 आंसर आ जाएगा बनाने। छाप हो गया। बनाओ कर सकते हैं, तो सही मार लीजिएगा। बताइए, पावर 1 है तो 2, नीचे भी 2, 1 का x, यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस। इस x के जगह पर 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 माइनस, फिर -2 का स्क्वायर बटा 2, फिर -2 लिखाएगा। 4 बटा 2 का मतलब 2 + 2 माइनस 4 बटा 2 का मतलब 2 ही होगा। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 कट गया तो 4 आंसर। 4 अगर आया है तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक त्रिकोणमिति वाला चलिए बताइए। 90 बटा -90। अरे साइन एक्स का पहले बताइए ना, पहले का पूरा का काम कर लिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इतना मतलब लिखे इतना है, इतना आसान। कॉस के प्लस साइन एक्स ब्रैकेट, अब क्या करेंगे? π/2 माइनस π/2 लिखा गया। 2 गो ब्रैकेट माइनस कॉस, इस x के जगह पर π/2 प्लस साइन π/2। पहले x के जगह पर ही रखाएगा माइनस, फिर से माइनस कॉस, क्या चीज? माइनस π/2, फिर प्लस साइन माइनस π/2 हो जाएगा। बोलो, माइनस कॉस 90, कॉस 90 के मान क्या होता है? कॉस 90 के मान 0, साइन 90 के मान 1, माइनस 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 कॉस -90 के मान, जब 90 के मान 0 तो -90 के मान भी 0। अच्छा, साइन -90 के मान, साइन 90 के मान अगर 1 तो साइन -90 के मान -1, ये वाला पूछने वाला बात बुझा गया। तो देखा लो, है तो -0 होगा ना, a का है -1 कटिए गया 0 है। वही हम पुनः नहीं है कि तुमने बनाई बस 0 आंसर। ये होमवर्क संडे को ही चेक करेंगे, अगले संडे को खाली टाइम में आप चेक करा सकते हैं।